नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं, कल अंतिम चरण का मतदान होने वाला है। कल यानी 1 जून। और अंतिम चरण का मतदान है तो शाम को एग्जिट पोल भी आ जाएंगे। अलग-अलग मीडिया हाउसेस और जो सर्वे एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं, वो बता देंगी कि दिशा क्या है, दशा क्या है अलग-अलग दलों की, और क्या मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो उन्होंने दावा किया था, भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें और एनडीए की 400 पार, क्या उसी दिशा में जनादेश बढ़ रहा है या कुछ फर्क है? क्योंकि ऐसे कई चेहरों ने इधर इस बात को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई बड़ा परिवर्तन भी देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतदाताओं का, देश का जो मूड दिखाई दे रहा है, जो ट्रेंड रहा है अब तक के 6 मतदान का, उससे भी यही साफ होता है कि नरेंद्र मोदी की ही हर तरफ हवा है। ऐसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, अतीत में जहां उसका परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत अच्छा नहीं रहा, बल्कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इनमें केरल है, इनमें तमिलनाडु है, उड़ीसा में बढ़ रही है, तेलंगाना में बढ़ रही है, पंजाब में जहां वो 2 तक सीमित रहती थी, 3 तक सीमित रहती थी, वहां से भी कुछ संभावनाएं हैं। ऐसे में जबकि एग्जिट पोल आ रहे हैं 1 जून की शाम को, तब कांग्रेस की तरफ से एक बयान आना या कांग्रेस का एक फैसला सामने आना, और वो फैसला बड़ा हास्यास्पद भी है, आश्चर्यजनक भी है, और जो उसकी मनोस्थिति है उसको भी बयान करती है। फैसला ये है कि एग्जिट पोल के समय कांग्रेस के प्रवक्ता सभी मीडिया हाउसेस से गायब रहेंगे, स्क्रीन से गायब रहेंगे। यानी वो एग्जिट पोल पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध ही नहीं होंगे। ये क्या शो करता है? और जो राहुल गांधी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और जो विपक्ष के कुछ दूसरे नेता, अखिलेश यादव से लेकर के तमाम लोग, जो ये दावे करते आ रहे हैं कि हम 4 जून को सरकार बनाने जा रहे हैं, तो जब 4 जून को असली नतीजे आएंगे तब इनका क्या हाल होगा? मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। चूंकि पंजाब में भी मतदान होने जा रहा है, सभी 13 सीटों पर, हिमाचल में भी, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ आपके बहुत ही जाने पहचाने रमनीक सिंह मान जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम, जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मान साहब, ये बताइए, ये कांग्रेस का जो फैसला है कि हम एग्जिट पोल पर कोई टिप्पणी ही नहीं करेंगे, अपने नेताओं, अपने प्रवक्ताओं को मीडिया हाउसेस भेजेंगे ही नहीं, स्क्रीन से पूरी तरह गायब हो जाएंगे, ये एक डिनायल मोड है कांग्रेस का, और एक तरीके से ये स्वीकार कर रही है कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की बल्ले बल्ले होने वाली है, इसलिए कट लो, पतली गली से निकल लो। निकल। अच्छा, इसमें देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो ये है कि ये आप मान के चलिए कि 4 जून तो बाद की बात है, 1 जून को ही कांग्रेसियों की, इंडी गठबंधन वालों की जून खराब हो गई है। और वो जून इनकी ऐसे खराब हुई है कि जिस वक्त ये चर्चाएं आम हो जाएंगी, जिस वक्त जो आखिरला फेज संपन्न हो चुका होगा, जब वोटों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो मीडिया हाउसेस के अंदर चर्चा है, जिस एक झूठे नैरेटिव को, एक झूठी बात को फैलाने का बड़ा प्रयास किया गया पिछले तकरीबन 2 महीने से अधिक में, और पिछले दिन ही तो ये कह रहे थे कि साहब हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं 4 तारीख को, और जब हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो वो करेंगे।
तो मेरा ख्याल है कि भी वो जो शेख चिल्ली के ख्वाब थे इनके, वो अभी टूट चुके हैं। इनको अपनी हकीकत पता है। वो एक गालिब का शेर है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो इनका ये जितना नैरेटिव चला, वो नैरेटिव सारा फॉल फ्लैट करेगा, औंधे मुंह गिरेगा, इस बात का इनको ज्ञात है। और आम आदमी पार्टी तो पता नहीं पिछले कितने ही समय से मीडिया को बॉयकॉट करके बैठी हुई। नेशनल मीडिया के ऊपर उनके कोई प्रवक्ता नहीं आते, चाहे वो स्वाति मालीवाल का केस हो, चाहे उससे पहले इनका जो शराब घोटाला है, दारू घोटाला, उसका केस हो, या तमाम दिल्ली जल बोर्ड की बात हो, किसी भी केस को ये एक तरफा नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल हो, इनकी वो क्या नाम है प्रवक्ता का, मार्लेना, वो आ जाती हैं कभी आतिशी, और ये अपनी बात बोल बाल के चले जाते हैं। और जब अरविंद केजरीवाल को पहली बार सामना करना पड़ा पत्रकार का, एक इंडिपेंडेंट पत्रकार का, उनकी बात का जवाब नहीं मिल रहा था, पानी पी पी जो है बेचारा क्या। तो ऐसे ही जनता भी इनको पानी पिलाएगी, इनको इस बात का ज्ञात है। और इस कारण से मेरा ख्याल है कि ये बॉयकॉट कर रहे हैं। और बॉयकॉट किस किस का करेंगे, कब कब करेंगे, 4 जून के बाद क्या करेंगे? इनकी तो मैंने जैसे कहा अभी से जून खराब हो गई है, और जून नहीं, इनकी 2025 तक की जून सारी खराब हो रही है। और मान साहब, ये तो हम कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस डिनायल मूड में है। हमने राहुल गांधी को भी देखा है विदेशों में जब दौरे पर होते हैं, चाहे अमेरिका में चाहे लंदन के दौरे पर होते हैं, वहाँ किस तरह की बातें करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, यहाँ की जुडिशियरी के बारे में, यहाँ के मीडिया के बारे में। यानी हमारे एक बहुत ही समृद्धशाली जो दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र माना जाता है, उसके बारे में भी उसकी छवि खराब करने में ये पीछे नहीं रहते हैं। और अनेक अवसरों पर देखा गया है जब ये इसी तरीके से नकारात्मक भूमिका अपनाते हैं और टिप्पणियां करते हैं। देखिए, ऐसा है कि इनकी जो मानसिकता है वो ना केवल सच को छुपाने की, सच से भागने की, अपितु एक झूठी छवि भारत की विश्व के आगे प्रस्तुत करने की। सबसे पहली चीज अगर आप बिल्कुल शुरुआत से देखें तो कांग्रेस पार्टी का जो वास्तविक तरीका था, देखिए इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट की ब्रेन चाइल्ड है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिविल सर्वेंट था, उसका बनाया हुआ ये एक प्रपंच है जिसका नाम था ए.ओ. हुमे। ए.ओ. हुमे वो शख्स था जो अंग्रेज था जिसने कांग्रेस पार्टी बनाई। किस लिए बनाई? कि वो भारतीयों के ऊपर गुलामी का अपना जो राज है वो कायम रखे। अब ये भारत ने सोचना है, भारतवासियों ने सोचना है कि जब कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा दिया जाता है तो क्या वो केवल एक पार्टी के संदर्भ में बात की जा रही है, या एक ऐसे ब्रिटिश राज के समय के विचार को लेके भारतीयों को गुलाम मानसिकता में रखने का जो प्रयास है वो अभी भी जारी है। एक चीज, अच्छा उसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, कई लोगों को आपत्ति होगी। 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने से पहले आम तौर पे भारतीयों के अंदर एक भावना होती थी, एक होपलेसनेस की एक भावना होती थी कि यार हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, अरे ये इंडिया है भाई, भारत है, यहाँ पे तो ऐसे ही चलेगा। और जिस देश का जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये कह चुका हो कि साहब दिल्ली से तो 1 रुपया चलता है और नीचे पहुंचते पहुंचते 10 पैसे रह जाते हैं, 90 पैसे तो बीच में से खराब हो जाते हैं। तो वो मानसिकता, या अगर आप जवाहरलाल नेहरू के समय से ले लीजिए कि तिब्बत को जो एक भारत और चाइना के बीच का बफर था, एक स्वतंत्र राज था, इट वॉज अ सॉवरन कंट्री, उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चाइना का हिस्सा है। फिर अक्षय चिन्ह गवा दिया, फिर गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, वो गवा दिया। फिर चाहे वो बलूचिस्तान की बात हो, शाह कलात जो है वो भारत के साथ जुड़ना चाहता था, कई मैसेज उन्होंने दिए, नेहरू जी ने बलूचिस्तान को अपने साथ जोड़ा नहीं, और उनको अंततः उनको आज भी बलोचों को पाकिस्तानियों की गुलामी करनी पड़ रही है। फिर जो ये गवादर का पोर्ट हो, अगर गवादर की बात है, मैं कांग्रेस की नीतियों की और नीयत की बात कर रहा हूं। आपने कहा ना कि ये बाहर जाके भारत से, ये आज का नहीं है, आपको पशे मंजर पिछला जो बैकग्राउंड है, जो गवादर पोर्ट है जहां पे सीपेक बना, जहां पे चाइना ने आके निवेश किया $60 बिलियन का, तो
ये भी जो है ये अम्मान का या कतर का होता था ये इलाका, उन्होंने भारत को पेशकश की थी कि आप खरीद लीजिए हमसे, तो नेहरू ने खरीदने से इनकार कर दिया था। सरदार पटेल की जब बारी आई, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनना था, जब सब उनके पक्ष में थे, तो धीरे से नेहरू जी ने एक पर्ची सरका के और गांधी जी ने पर्ची सरका के और नेहरू को जो है प्रधानमंत्री पहला भारत का बनाने की बात करी। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ दगा किया, उनके साथ धोखा कमाया, उनको मोनी बाबा के रूप में छुप के यहां रहना पड़ा, भारत से बाहर भागना पड़ा। ये वो शख्स है जिसने एक आजाद हिंद फौज खड़ी करके भारत की आजादी के अंदर मेहनत करी, लंबी लड़ाई लड़ी। ये वो कांग्रेस है जो भगत सिंह को आतंकवादी बताती है। ये वो कांग्रेस है जिसने हमेशा भारतवासियों को गरीबी, गुर्बत, मुफलसी और मजबूरी में रखने की कोशिश की, जिसने इतने सालों के बाद भी बिजली घर घर पहुंचाना, पानी घर घर पहुंचाना, शौचालय घर घर पहुंचाना, गैस घर घर पहुंचाना, इस प्रकार की चीजों के ऊपर सोचा नहीं कभी। मनरेगा में या राशन में ये इंडी गठबंधन वो है जो गायों का चारा खा गए। ये वो है जो ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम, जो हवा के अंदर चलने वाली चीज है, जो अदृश्य है, उसमें घोटाला कर गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के डिफेंस के अंदर घोटाले किए, चाहे वो बोफोर्स की बात हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड की बात हो। तो आप जिस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और जो उनके आगे आप कह लीजिए कपूत हैं, इन्होंने चीन के साथ बैठ के, सीसीपी के साथ बैठ के जो मुआहदे साइन किए हैं, उन मुआहदों को आज तक सार्वजनिक नहीं किया। ये नहीं पता कि इनकी उनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एमओयू है, क्या एग्रीमेंट है इनकी आपस में। पंजाबी कहते की मुकमका है ना, कि जो नेता, जो शख्स चीन की एम्बेसी में जाके चीन के राजदूत से मुलाकात करते हैं, उस वक्त जिस वक्त डोकलाम पीक पे होता है, जंग की स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, एक हॉस्टिलिटी का माहौल है। उस वक्त ही जाते हैं एंड वो डिनाइल में होते हैं कि मैं नहीं गया। और जब वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि चीन के राजदूत ने, चीन की एम्बेसी ने उनकी तस्वीरें रिलीज कर दी हैं, उसके बाद जाके वो एडमिट करते हैं कि हाँ साहब, मैं उनको मिलके आया था। ये वो लीडर हैं इस भारत के जो जिस समय भारत को सबसे अधिक आवश्यकता होती है अपने नेताओं की अपने देश के अंदर, जैसे 26/11 के तुरंत बाद राहुल गांधी पिकनिक पे चले गए थे, घूमने चले गए थे। साल में कितनी वेकेशन लेते हैं, अमेठी, रायबरेली, वायनाड, कितने दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाते हैं, कितने दिन लोगों को मिलते हैं, कितने दिन लोगों की सुनते हैं। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है ओंकार चौधरी जी कि जिस वक्त भारत के पक्ष की बात होती है तो ये हमेशा विपक्ष के साथ खड़े मिलते हैं। जिस वक्त बॉयकॉट की बात होती है उस वक्त इनको चीन का बॉयकॉट करना चाहिए, पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए, इनको तुर्की का बॉयकॉट करना चाहिए, इनको तमाम उन मुल्कों का, देशों का बॉयकॉट करना चाहिए जो भारत के खिलाफ है, जिनकी नीति भारत के खिलाफ है, जिनकी नीयत भारत के खिलाफ है। और हर बार ये पाए जाते हैं कि ये उन लोगों के साथ खड़े होते हैं या वो जो भारत के दुश्मन है वो इनके साथ खड़े होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप फवाद चौधरी ले लीजिए, जो फेडरल मिनिस्टर थे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस के लिए। उससे पहले वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेक्रेटरी थे, स्पेशल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के, और वो पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, राजनीतिक फैसलों के ऊपर प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के वो स्पेशल सेक्रेटरी थे, एडवाइजर थे। तो वो चाहते हैं कि मोदी हारे और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जीते। तो आप इसी बात से इस बात को लगा लीजिए कि सर्कमस्टेंशियली जो एविडेंसेस आपके सामने, मैंने जो साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उनसे ये वाजे होता है, क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि जो देश के दुश्मन है वो कांग्रेस के साथ है, जो देश के दुश्मन है वो मोदी से डरते हैं। तो ये बातें तो एकदम सामने स्पष्ट है ना जी। अच्छा मान साहब, ये बताइए, अभी तो ये एग्जिट पोल का ही बायकॉट कर रहे हैं, 4 जून को तो असली रिजल्ट आने हैं, उसके बाद इनकी हालत क्या होगी? ओंकार चौधरी जी, एक ना इनके पास बहुत सी रुदालियां हैं, तो ये रुदालियों को 4 जून के लिए बचा रहे हैं, कल के लिए नहीं। अब इनके पास बहाने, इनके पास पहला बहाना होगा कि साहब जो ईवीएम है वो हैक है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी 113 में से 117 में से 92 सीटें जीत के आती है, 92, तब ईवीएम हैक नहीं होता। जब 1% वोट से कम का मार्जिन होता है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हिमाचल प्रदेश में, और 25 पे भाजपा और 40 पे कांग्रेस चली जाती है, तब ईवीएम हैक नहीं होता।
जब कर्नाटका में इनकी सरकार बन जाती है तो ईवीएम हैक नहीं होता। और जिस वक्त कोई इनके विपरीत हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की आप समझिए गुलामी कर रही है, या इनका शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया कि ये रखेल है, इस तरीके की इनकी शब्दावली। आप कभी सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए, वो आपको जो है वास्तविक चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो दर्शाएंगे, वो दिखाएंगे। तो इनके पास एक नहीं कई रुदालियां हैं और ये बहाने कई लगाएंगे। और अब मेरा ख्याल है कि इनके पास कल से लेके और 4 तारीख के बीच में 3 दिन का समय है मंथन करने का कि हमने क्या बहाना लगाना है और हमने किसके ऊपर इल्जाम डालना है। कारण ये कि देखिए, मैं कोई पोल पंडित हूं नहीं, मैं 400 की तो बात नहीं करता, पर ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे और एनडीए संयुक्त रूप से पिछली बार से बड़ा नंबर, पिछली बार से बड़ा मैंडेट लेके आ रही है। और 4 जून के बाद जो भी तिथि निर्धारित होती है उस तिथि को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे अपने कैबिनेट के साथ। इस बात के अंदर कोई संदेह, कोई संकोच या किसी प्रकार का कोई मेरे को वहम नहीं है। अब आगे बात बॉयकॉट की, कभी जुडिशरी का बॉयकॉट, कभी पार्लियामेंट का बॉयकॉट, कभी रिजल्ट्स का बॉयकॉट, कभी पब्लिक का बॉयकॉट। एक चीज मैं आपको बता दूं, आने वाला जो समय है उसमें भारत की जनता, उसमें विश्व की जनता कांग्रेस पार्टी का और इनके साथ जुड़े इंडी गठबंधन का बॉयकॉट करने जा रही है, सिवाय उन लोगों के या उन देशों के जो भारत से विपरीत विचारधारा रखते हैं, जो भारत की तरक्की, प्रगति, उन्नति, डेवलपमेंट से ईर्ष्या रखते हैं, वो इनके समर्थन में। और मैं आपको बता दूं क्लियरली, आप पॉपुलर वोट ले लीजिए तो बीजेपी का वोट परसेंटेज इंक्रीज होगा, आप नंबर ऑफ सीटें ले लीजिए तो बीजेपी एनडीए का टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी। अगर आप कुल मिलाकर ये बात करें कि कांग्रेस पार्टी को जो वोट पड़ रहा है वो एंटी बीजेपी वोट पड़ रहा है, वहां पे एंटी बीजेपी से मेरी मुराद है कि हो सकता है कि किसी एक कैंडिडेट का बहिष्कार। आपको याद होगा कि राजस्थान में जब चुनाव हुआ तो एक नारा लगा जब वसुंधरा राजे थी कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर। तो लोकल लीडरशिप का कहीं ना कहीं जमीनी पद्धर पे, जमीनी स्तर पे एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है कहीं पे। बट बाय एंड लार्ज मैं यहां तक कि पंजाब में भी विचर के देखता हूं, घूम के देखता हूं, तो लोगों को दबी जुबान ये कहना पड़ता है कि नहीं यार मोदी ने काम अच्छा किया। जब योगी जी आए, नहीं योगी ने काम बड़े वधिया किए, बहुत अच्छे काम। गडकरी जी आए, कहते यार ये वर्ग का बंदा ही नहीं था, बहुत वधिया बंदा है। तो कहने का भाव यह है कि नीति और नियत, उससे दोनों चीजों से, और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मोदी की गारंटी है उससे लोग सहमत है। बाय एंड लार्ज बड़े नंबर्स में लोग सहमत है। और ये एक ऐसा कारण बनेगा कि जो इस बार फिर से तीसरी बार क्लीन स्वीप की जो तैयारी है वो इलेक्शंस में है। अब रोना धोना आपको पता है चौबीस साहब लगा रहता है, वो तो हम भी अक्सर देखते हैं। आप टीवी डिबेट पे बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ। जिस तरीके के तथ्य, जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के लॉजिक जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या इंडी गठबंधन के प्रवक्ता रखते हैं, हास्यास्पद है, हंसी आती है। हाई स्कूल के बच्चे उनसे अच्छा डिबेट कर लेते। मान साहब, एक वीडियो वायरल हुआ परसों और कल, एक नीलू व्यास करके है जो अजीत अंजुम के चैनल के साथ आजकल जुड़ी हुई हैं, अलग अलग चैनलों में भी काम कर चुकी हैं। उनका पूरा नाम है नीलू व्यास थॉमस। उनका वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें वो कह रही हैं कि यहाँ दिल्ली में जवाहर भवन में, बेंगलुरु में भी 120 संगठनों की, जो एनजीओ टाइप संगठन है, उनकी मीटिंगें हुई हैं और जो रिजल्ट आएंगे उनको चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा, जन आंदोलन भी छेड़ा जाएगा और जो जनादेश आएगा उसको खारिज कराने की कोशिश होगी सुप्रीम कोर्ट से। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ खुरापातें चल रही हैं, कुछ योजनाएं चल रही हैं जिनको ज़मीन पर उतारने की कोशिशें होंगी। ईवीएम को मुद्दा बना करके ईवीएम के जरिए गड़बड़ियां की गई हैं ऐसा कह करके, और उसकी पेशबंदी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये आयोग गए थे ज्ञापन लेकर के कि साहब शुरू के जो 2-3 फेज़ के पूरे आंकड़े थे उनको जारी करने में चुनाव आयोग ने कई दिन लगा दिए, तो कुछ मैनिपुलेशन हुआ है।
अगर इस तरह की चीजें, इस तरह की हरकतें होती हैं, तो इसको क्या माना जाए? अब आप चुनाव आयोग और जो हमारी इतनी बेहतरीन व्यवस्था है कि इतने बड़े पैमाने पर 140 करोड़ की आबादी और 100 करोड़ से ज़्यादा मतदाता, करीब-करीब 100 करोड़ समझ लीजिए, उन तक पहुँचना, उनके मत प्राप्त करना और अल्टीमेटली ये अलग-अलग राज्यों में भी समय पर चुनाव कराना और जहाँ सत्ता परिवर्तन हो रही है, वहाँ सत्ता परिवर्तन बड़े सहज भाव से होना। एक तरफ हमारे पड़ोसी हैं, चीन में तो तानाशाही है, पाकिस्तान में लोकतंत्र है ही नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र फल-फूल रहा है, तो उस पर भी उस बदनामी के दाग उंडेलना और जो एक प्रधानमंत्री तीसरी बार चुना जा रहा है लगातार, उसको लेजिटिमेट ना करके उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने की कोशिश करना, एक बड़ी साजिश है ये। देखिए चोई साहब, पहली बात तो ये है कि इस बात को बहुत सीरियसली, गंभीरता से या संजीदगी से, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, लेना पड़ेगा। कारण ये है कि अनेकों देशों में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बारी चुनाव हारे, तो वहां पे बहुत जिसे कहते हैं सिविल राइट की स्थिति बन गई अमेरिका में। जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए, वो सारी तस्वीरें आज भी यूट्यूब पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी, आप देख सकते हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरह घुस गए लोग और किस तरीके से कोर्ट के अंदर जाके कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा। भारत एक ऐसा वाहिद देश रह गया है, ऐसा मुल्क रह गया है, जहां पे फंक्शनल डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो आज भी जीवित है। और अगर हम बिल्कुल जमीनी स्तर के ऊपर बात करें, तो अगर आपको याद होगा, ब्लैक लाइफ मैटर्स का जो केस हुआ था, उसमें एक शख्स के गर्दन के ऊपर गोटा रख के एक पुलिस अधिकारी ने दबाया, और जब उसने कहा मुझे सांस नहीं आ रहा, तो और जोर से घोटा उसका गला, और अंततः उसने दम तोड़ दिया। तो अमेरिका के अंदर एक जो मानवीय अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, या जो एक ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो कहीं मायने नहीं रखती। अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ, वैसी परिस्थिति या जैसी परिस्थिति अरब में अरब स्प्रिंग के नाते हुई, या जैसी परिस्थिति पाकिस्तान में पीछे 9 मई पिछले साल को हुई, तो ये जो परिस्थितियां हैं, उनको रिपीट करना और उसका ट्रायल रन जो है, ये लोग बाखूबी करके देख चुके हैं। इन्होंने, चाहे वो शाहीन बाग की बात हो, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, इनके पास अंततः जो कम्युनिस्टों का, नक्सलियों का जो तरीका है हथियार उठाने का या आगजनी करने का, या प्रदर्शन के रास्ते एक सिविल डिसोबीडियंस कह लीजिए, या आप जमीनी स्तर के ऊपर एक भारत के अंदर व्यापक रूप से डिस्टर्बेंस की, जिसकी बात निरंतर हमारे जनरल बिपिन रावत साहब जो पूर्व सीडीएस हैं वो करते रहे हैं, या जनरल मलिक भी कहते रहे हैं कि 2.5 फ्रंट जो है उसको भारत को उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये जो आधा फ्रंट अंदर से खोलना और भारत को अंदर से डिस्टर्ब करना, अंदर की जो फॉल्ट लाइंस है उनको उभारना, ये सारी चीजें उसकी तरफ प्रयास है। और खास तौर पे जब आप कहते हैं कि 120 से अधिक एनजीओ और संगठनों ने बैठ के चर्चा करी है, तो भाई साहब, दिस सेंड्स अलार्म बेल्स रिंगिंग। क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय पे भारत के अंदर जो एक नैरेटिव है, जो मीडिया पे चलता है, या आम समाज में जो नागरिकों के मन के अंदर भाव है, उनके विचार हैं, उनको विदेशी एनजीओ कंट्रोल करते थे। चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, या तमाम किस्म की जो आप कह लीजिए इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एनजीओ हो, चाहे वो भारत में कहीं पे बांध ना बनने देना, या भारत चीन के पास वहां पे सड़कें ना बनने देना, बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होने देना, ये कह के कि साहब आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे, भारत देश को सुरक्षित रखना आवश्यक है, और जो तुम कह रहे हो पर्यावरण, उसके लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है। तो जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आ जाती है, उसके बाद किसी का अधिकार नहीं होता। अब ये वही दोबारा जो पहले चला, उसको रिपीट और रिप्ले करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बुरी तरीके से नाकाम होंगे। कारण पब्लिक ओपिनियन आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। पब्लिक ओपिनियन जब आपके साथ होता है, जब देश की जनता आपके साथ होती है, जब दूसरों के क्रिएट किए हुए झूठे नैरेटिव और उनके द्वारा गढ़ी हुई जो कहानियां हैं, जब उसके अंदर लोग नहीं उनके बहकावे में आते,
तो कोई भी मास मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल या कामयाब नहीं हो पाता। जैसे अभी आपने देखा कि फार्म प्रोटेस्ट 2.0 जो शंभू बॉर्डर पे लगा वो उठा, वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मास सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला। बावजूद इसके कि बहुत पैसा दोबारा दूसरी बार पंप किया गया, एक बहुत अच्छी तैयारी की गई, सब प्रयास किए गए, पर इस बार आते आते सरकार ने, जो हमारी एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। ये नहीं तैयारी कर रखी थी कि जी हमने कोई मारकाट कत्लो गारत करनी है, पर इनके जो फंड्स, जहां से पैसा आता है, फाइनेंस के सोर्सेज हैं, उनको चोक करना, इनके जो मुख्य ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर पैनी निगाह रखना, और जब भी भारत विरोधी किसी प्रकार की गतिविधि होती है उसमें उनको दर दबोचना। हाँ, इस बात के साथ साथ इसी सांस में इर्रिस्पेक्टिव एक बात और कहना बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर नहीं कही जाएगी तो नाजायज हो जाएगी, कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, जैसे पहले होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, पर्चियां छाप छाप के डाली जाती थी, अब ईवीएम है, बटन है, मशीन है। अगर कहीं पे कोई हाइपर सेंसिटिव बूथ है, कोई सेंसिटिव बूथ है, कहीं पे अगर रीपोलिंग की आवश्यकता महसूस होती है, और वो विपक्ष के कहने से या इन एनजीओ के कहने से नहीं, वहां की जो लोकल पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अभी चार्ज जो है तकरीबन इस वक्त सारा का सारा कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि यहाँ पे पोलिंग ठीक नहीं हुई, या यहाँ पे समस्या रही, यहाँ पे उन बूथों पे, सेंसिटिव बूथों पे, या उन क्षेत्रों में जहां पे ऐसी कोई दिक्कत है, वहां पे रीपोलिंग के लिए या रीपोलिंग तक उन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजल्ट होल्ड कर लेना चाहिए। स्पेशली अगर मार्जिन ऑफ वोट पोल्ड कास्ट, जो कास्ट हो रखे हैं, पोल वोट कास्ट हो रखे हैं, उससे अगर अधिक नहीं है, तो फर्ज कर लीजिए कि किसी बूथ पे जहां पे सेंसिटिव है वहां पे पोल कास्ट हुए 700 और जीत हार का मार्जिन है वो 300, 200, 500 या 700 से नीचे है, तो वहां पे रिजल्ट होल्ड करना जायज है। और अगर कहीं पे पहले ही मार्जिन 7 या 8 लाख का या 6 लाख का मार्जिन है, किसी एक बूथ पे, सेंसिटिव बूथ पे अगर 1000-1500 पोल कास्ट हुए हैं, तो डिक्लेयर किया जा सकता है, और उस बूथ का जो रिजल्ट है वो बाद में रिलीज किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है तो रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, अगर कॉन्सिक्वेंशियल है तो रिजल्ट विदहोल्ड कर लेना चाहिए। ये बात जरूर है, पर मैं नहीं समझता बाय एनी मेजर, किसी भी सूरत में आप ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, ये जो भारत का लोकतांत्रिक उत्सव है, उसको अपने निजी मफाद के लिए, अपने निजी हितों के लिए, अपने फायदे के लिए, लाभ के लिए, या आप कंपीट कीजिए, मुकाबला कीजिए। आप देखिए, बड़ा ओंकार जी हास्यास्पद है, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, टीवी पे कवर होते हैं, प्रधानमंत्री है भाई, टीवी पे तो कवर होंगे, तो विपक्ष का कहना ये होता है कि साहब मोदी जी तो हर समय टीवी पे रहते हैं, मोदी जी तो हर समय टीवी पे आते हैं, मोदी जी ने तो सारा एयर टाइम खा लिया। अरे जब पिछले प्रधानमंत्री 10 साल रहे, उनका टॉक टाइम बहुत बचा हुआ है भाई, तो वो टॉक टाइम ही पूरा कर रहे हैं। और जब मोदी जी चुप कर जाते हैं, अब फर्ज कर लीजिए आज और कल मोदी जी ने 1 तारीख शाम तक वहां पे विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी में उन्होंने वहां पे ध्यान में रहना है, तो 2 दिन जब मोदी जी चुप है तब इनको समस्या है। मोदी कुछ करे तो समस्या, मोदी कुछ ना करे तो समस्या, मोदी बोले तो समस्या, मोदी भारत में रहे तो समस्या, मोदी भारत से जाए बाहर तो बस समस्या, कि ये विश्व में क्यों जाते हैं, घूमते रहते हैं, मोदी तो भारत में नहीं रुकते। आप देखिए उनके जाने का, विश्व में घूमने का आज ये असर है कि भारत की लीडरशिप का लोहा दुनिया मानती है। कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल का बॉयकॉट करे या रिजल्ट आने के बाद उसको चैलेंज करे, पर विश्व की जनता, विश्व की लीडरशिप, तमाम मुल्क दुनिया के, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो, आपस में कन्फ्लिक्ट में, वो मोदी जी को मानते हैं। चाहे वो ब्रिटेन है, अमेरिका है, यूरोप के सारे देश हैं, वो मोदी जी को मानते हैं। चाहे मिडिल ईस्ट अरब हैं, चाहे OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के जो लीडर है, वो मोदी जी को मानते हैं, वो मानते हैं लोग मोदी जी को। आप नहीं मानोगे तो क्या फर्क पड़ता है? आप मुट्ठी भर 4 लोग, 5 लोग हैं, और आप षड्यंत्र अगर भारत के खिलाफ करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस बार इनकी बढ़िया से, इनका बहुत बढ़िया वाला इलाज करना बहुत जरूरी है। मान साहब, हम और आप ये जानते हैं कि चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, जो सीमांत सूबे हैं, प्रांत हैं, उनमें कई तरह के इंटरनेशनल चैलेंजेस रहे हैं, और अलग-अलग तरीके से उनको समय-समय पर सुलझाया जाता रहा है। ड्रग्स माफिया हों, आतंकवादी हों या दूसरी ताकतें हों, इंसर्जेंसी का बड़ा लंबा दौर देखा हम लोगों ने। बहुत मुश्किल से जम्मू कश्मीर ठीक हुआ है, और पश्चिम बंगाल से भी सुखद संकेत आ रहे हैं। कम से कम
जनादेश के जरिए ही सही वहां पर एक बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार। लेकिन जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विष वमन करने के लिए, लोगों में गलत परसेप्शन बनाने के लिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया गया, और उसके पीछे कौन-कौन ताकतें थी, वो किसी से अब छिपा नहीं है, सब जानते हैं। जॉर्ज सोरोस से लेकर के खालिस्तानियों तक सब थे। आईएसआई भी, जिसको वहाँ पर डीप स्टेट कहा जाता है, दूसरी तमाम ताकतें वो सब थी। चलिए, वो भी किसी तरीके से निपट गया, और एक बड़े खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री ने वो 3 कृषि कानून भी वापस ले लिए। लेकिन चीजें इधर हम पंजाब में भी थोड़ी संभली हुई देख रहे हैं। इसके बावजूद के सीमा पार से भी साजिशें होती रही हैं, और कनाडा और यूएस से भी और यूके से भी। इस बार जो मतदान होने वाला है, आज होने वाला है, 1 जून है आज, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं तो कल एक दूसरे चैनल पर था संजय दीक्षित के साथ, तो मेरा तो मानना ये था, चूँकि मैं भी चंडीगढ़ रहा हूँ, तो पंजाब को बहुत नज़दीकी से देखा है, वहाँ के मिजाज को देखा है। मेरा मानना था कि इस बार थोड़ा-सा उलझाव है, यानी क्लियरिटी नहीं है कि किसके पक्ष में पंजाब के का राजनीतिक ऊँट बैठने जा रहा है। लेकिन आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, आपके पास सतही जानकारी आती रहती है, इस समय सिचुएशन क्या है? मैं आपकी बात को इंडोर्स करते हुए, पहले तो मैं आपने जो सीमांतर राज्यों की बात करी, उसमें आपने जम्मू कश्मीर, पंजाब की बात कर ली, बंगाल की बात कर ली। राजस्थान में, गुजरात में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो नेपाल के साथ लगता इलाका है वहाँ पे, या फिर पूर्वोत्तर में आप चले जाइए, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो असम हो, तो इन सभी जगहों में भारत के अंदर जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो भी चोक पॉइंट्स हैं, या जो भी फॉल्ट लाइन्स हैं, चाहे आप दक्षिण में चले जाइए, तमिलनाडु में, केरला में भी एक प्रयास किया गया, कर्नाटका में एक बार कहा था कि जी हम अपना अलग झंडा बनाएंगे कर्नाटका वाले। तो यस। ये जो एक निरंतर प्रयास है, वो भारत के खिलाफ, भारत की जो एक यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, जो भारत की संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उसको चैलेंज करने का काम समय समय पे भारत विरोधी ताकतें भारत के अंदर से भी और भारत के बाहर से भी काम करती रही हैं, अब आज भी कर रही हैं, मेरे को कोई इसमें संदेह नहीं है, और इस बात को एडमिट करने में कोई गलती भी नहीं, गुनाह भी नहीं है कि ये लोग सब मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। एक चीज हो। दूसरी चीज, अब आपने बात करी विशेष तौर पे पंजाब की कि बदलाव क्या है। तो बदलाव जमीनी स्तर के ऊपर अगर जो अपने पास बात आ रही है वो ये है कि जो अपर कास्ट फार्मर्स हैं, जिन्हें जट कम्युनिटी अपनी, उसके साथ जो एक हमेशा सहमति रहती थी फार्म लेबर की, मजदूरों की, या गांव के अंदर जो उतने प्रभावशाली कम्युनिटीज नहीं है उनकी, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ है इस बार। इस बार ये एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन, देखिए लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हर एक नागरिक को अपने अधिकार पता हो। सबको ये पता है कि अगर फर्ज कर लो कोई बड़ा जमींदार है, उसका जब वो वोट डालेगा तब भी एक गिना जाएगा, और मैं वोट डालने जाऊंगा मेरा भी एक गिना जाएगा, और जो मेरे खेत में काम करता है, या जो दिहाड़ीदार है, या जो रिक्शा चलाता है, या कोई अपना काम करता है, उसका वोट भी एक गिना जाएगा। ये रियलाइजेशन आज की तारीख में भारत के अंदर सभी को। तो एक जो चीज पहले हुआ करती थी कि जी पैसे ले लिए, या 5 साल के अंतराल के बाद जब भी चुनाव आना, कोई ना कोई प्रलोभन ले लिया, कोई शराब की पेटी दे दी, कुछ दे दिया और वोट डाल दिया। अब वो ट्रेंड भी चेंज हुआ, और ट्रेंड चेंज करने वाले जो है वो खुद अब रिसीविंग एंड पे हैं कि आप उनसे पैसे ले लो, आप उनसे शराब ले लो, उनको कुछ मत बोलो, पर वोट आप हमारे को डाल दो। अब वो बात लोगों के दिमाग में घर कर गई, जो जो कुछ दे रहा है उससे ले रहे हैं, पर वोट की गारंटी नहीं है। इस बार जो गरीबी में से निकल रहे लोग हैं, जो मुफलसी में से निकल रहे लोग हैं, जो एक मजदूरी करने वाले लोग हैं,
उनके अंदर ये भावना पहली बार उत्पन्न हुई है, चाहे छोटे जमींदार हैं कि यार हमारे को 6,000 रुपये साल का मोदी दे रहा है, हमारी फसलों की खरीद मोदी करता है, हमारे घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे घर मोदी बना रहे हैं, और मोदी जी ने तो अब 70 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट की बात करी है, आयुष्मान भारत है, या उसके बाद आपके पास प्रधानमंत्री जन औषधि है, या तमाम ऐसे आप सड़कें देख लीजिए, हाईवेज देख लीजिए। तो लोगों के अंदर एक भावना पंजाब में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये पंजाबियों की बड़ी भैड़ी आदत है। वो आदत ये है कि कोई भी नई चीज है ना, उसको चख के जरूर देखेंगे, एक बार टेस्ट करेंगे, चाहे जहर ही क्यों ना, वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, फीका है, नमकीन है, क्या है, एक बार चख के देखना है। तो इस बार मैं ये समझता हूं कि जो निचला तबका है, क्रीमी लेयर को छोड़ दीजिए आप, जो हमारा दलित भाईचारा है, जो किसान खेत मजदूर हैं, जो मजदूर हैं, उनके अंदर ये भावना है कि यार एक बारी इन्होंने भी बरत के देख लिया, सबको तो कर लिया ना, अकाली दल होगी, आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, पहला तो बारी बारी लगती सी ना, एक बारी कांग्रेस की, एक बारी अकाली दल की, एक बारी कांग्रेस की। अब ये आम आदमी पार्टी ने आइस ब्रेक किया कि उस आइस ब्रेकिंग का लाभ जो है वो आने वाले समय में हो सकता है कि 2027 में जब दोबारा पंजाब में चुनाव होंगे, उस वक्त आपको परिणाम बड़े डिफरेंट मिलेंगे। जमीनी स्तर के ऊपर एक आप डिवाइड कह लीजिए, वो अमीर गरीब रिच पुअर का हो चुका है, डोमिनेंट का और सप्रेस्ड का हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो हिंदू भाईचारा है, जो सनातनी है, उनके अंदर भी अर्बन के एरियाज में खास तौर पे ये भावना है कि क्यों ना बीजेपी को हम एक मौका दें। और पिछली बार की 2 सीटों से, आप, मैं इस बात को स्टिकिंग माय नेक आउट एंड सेइंग, पिछली बार की 2 सीटों से बीजेपी बेहतर करेगी। 6 सीटों पे आज साहब, 6 सीटों पे अच्छी फाइट दे रही है बीजेपी आज। वो उसमें गुरदासपुर, होशियारपुर, आपका फतेहगढ़ साहब, जलंधर और पटियाला, इन सीटों पे बहुत अच्छी फाइट दे रही है। चाहे वो दिनेश बब्बू हो, सुशील रिंकू हो, अनीता प्रकाश हो, रवनीत बिट्टू लुधियाना, और ये जो गीजाराम वाल्मीकि हैं फतेहगढ़ साहब से, रिजर्व सीट है। गीजाराम वाल्मीकि का मेरे को लगता है ही विल प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो ऑल इंडिया वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष हैं और उनकी जमीन के ऊपर अच्छी पकड़ है। मैं समझता हूँ जितनी टिकटें बीजेपी ने पंजाब में दी, बहुत सोच समझ के दी है और बहुत इक्वेशंस को अच्छे से लगा के, चाहे पटियाला में परनीत कौर हो, चाहे दिनेश बब्बू हो, सुशील रिंकू हो, रवनीत बिट्टू हो, अनीता प्रकाश हो या गीजाराम वाल्मीकि हो, ये लोग अपने अपने इलाके में अच्छी फाइट देंगे और इन 6 सीटों के ऊपर अच्छा वोट मार्जिन। और मैं एक बात तो आपको निश्चित बता सकता हूं कि आप पिछले चुनाव उठा के देख लीजिएगा, आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब के अंदर वोट शेयर बहुत इंक्रीज होगा, और वो बावजूद किसान आंदोलन के, वो बावजूद उन लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को गांव में नहीं घुसने दे रहे, शहरों में नहीं घुसने दे रहे, वो बावजूद इसके कि उस आंदोलन के रिसीविंग एंड पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और इस चुनाव में अगर कोई डेसिमेट होगा, अगर कोई ध्वस्त होगा, तो वो शिरोमणि अकाली दल ध्वस्त होगी इन चुनावों में। इस बात के अंदर भी मुझे कोई संदेह नहीं है। चलते चलते एक टिप्पणी में इस पर भी चाहूंगा, पिछले 10 साल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत संयम का परिचय दिया है, बहुत समझदारी से, बिना बोले, बिना रिएक्ट किए अपना काम किया है, देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में स्थापित की है, एक सम्मान उसको दिलाया है। लेकिन जिन लोगों का हम, जिन तत्वों का हम जिक्र कर रहे थे अभी, वो देश के भीतर भी हैं और देश के बाहर भी हैं। तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालेंगे, आपको लगता है कि इस बार पिछली बार की अगर बेहूदगियाँ, गुस्ताखियाँ, बदतमीजियाँ दोहराई गई, तो इस बार बदले हुए मोदी दिखाई दे सकते हैं और बहुत सख्त कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह करता हूँ। पहली चीज तो मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ऐसी फितरत के मालिक हैं, ऐसी नेचर है उनकी, ऐसी प्रवृत्ति है उनकी कि कोई उनको गाली दे, बदतमीजी करे, बदसलूकी करे या गलत बोले
तो उसको उस कारण से पनिश करें या उस कारण से उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें या द्वेष की भावना से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करें, मुझे नहीं लगता वो ऐसे हैं। हाँ, परंतु एक बात निश्चित है, जो नेता बाहर बेल पे हैं, अब मेरी बात को आप गौर से सुनना, और चौधरी साहब आप समझदार हैं, आप समझेंगे, जो नेता बेल पे हैं, जिनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य हैं, जिनके खिलाफ अच्छे केस हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वो कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, किसी पार्टी के, चाहे वो किसी ओहदे पे हो, चाहे वो किसी परिवार से आते हो, चाहे उनका सरनेम कुछ हो, चाहे उनकी दादी का, उनकी नानी का या उनके परनाना का कोई नाम हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कानून की नजर में, कानून की दृष्टि में गुनहगार हैं, तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले 5 साल, जैसे वो कहते ना कि भाई शनि काल है, आप सबके लिए गौर से सुन लो। जिन जिन लोगों ने भारत के खिलाफ गुस्ताखी करी है, जिन जिन लोगों ने भारतीयों के खिलाफ गुस्ताखी करी है, जिन जिन लोगों ने अपने देश के साथ द्रोह किया है, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन जिन लोगों ने अपने फायदे के लिए नागरिकों का, भारतीयों का नुकसान किया है, आप सबका बुरा समय 4 जून के बाद प्रारंभ है, लिख लीजिए। रमनीक सिंह मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी। जय हिंद।